चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट के बारे में, जो है इसकी एंडिंग। अगर सच कहें तो किसी को नहीं पता कि बॉब ने शार्लेट के कान में क्या कहा। इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करना क्या ज्यादती नहीं होगी? खैर, आपको पता है बिल मरे ने ये लास्ट का डायलॉग इम्प्रोवाइज किया था, इसलिए उनके और स्कारलेट के अलावा किसी को नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा होगा। कोई बात नहीं, चलिए ओरिजिनल स्क्रिप्ट के डायलॉग पर नजर डालते हैं, जिसमें बॉब कहता है, Why are you crying? Charlotte says, I'll miss you. वो उसे किस करता है, हग करता है और कहता है, I know, I'm going to miss you too. ये सुनने के बाद ऐसा लगता है कि अच्छा ही हुआ कि ये असली एंडिंग नहीं थी, क्योंकि तब ये कुछ ज्यादा ही ऑर्डिनरी हो जाती। इसके बारे में इंटरनेट पे कई सारी थ्योरीज पढ़ने को मिल सकती हैं। 2013 में वल्चर के जेसी डेविड फॉक्स ने ऐसे ही कुछ हाई प्रोफाइल फैन थ्योरीज कंपाइल की थी कि बॉब ने शार्लेट के कान में क्या कहा होगा। इनमें से कुछ मैं आपको अभी बताने वाला हूं। आई हैव टू बी लिविंग बट आई वोंट लेट दैट कम बिटवीन अस। ओके। दूसरा है, यूल ऑलवेज बी एन इंडिपेंडेंट वुमन, डोंट पार्ट मैड, टेल द ट्रूथ। ओके। और तीसरा जो सबसे फेमस है, व्हेन जॉन इज वेटिंग ऑन द नेक्स्ट बिजनेस ट्रिप, गो अप टू द मैन and tell him the truth. Okay? इंटरनेट को ऐसा लगता है कि बॉब चाहता है शार्लेट जॉन को सब सच बता दे, पर वो सच आखिर है क्या? यही कि अब वो जॉन को असल में जानते ही नहीं है, या ये कि वो खुश नहीं है, या फिर ये कि टोक्यो में बॉब के साथ वक्त बिताने के बाद उसे बॉब से प्यार हो गया है। जी हां, यहां सिर्फ सवाल ही सवाल हैं, जवाब एक भी नहीं है। ये कुछ स्पष्ट नहीं करता, और शायद यही इसकी खूबसूरती है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि उसने क्या कहा, असली पॉइंट यही था कि हम उसे सुन नहीं सकते। जरा सोचिए, इन दोनों का बॉन्ड बहुत मजबूत और फास्ट था, क्योंकि इस बड़ी और बेरहम दुनिया में वो दोनों एक दूसरे से मिले। उनका रिश्ता शुरुआत से ही आसान और इंटीमेट था। इन्हीं दो चीजों की कमी उनकी शादियों में थी। उनका अपना एक प्राइवेट यूनिवर्स है जो सिर्फ इन दोनों के लिए ही बना है, और इसे टोक्यो के कल्चरल और लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन बैरियर्स ने इंसुलेट किया हुआ है। जब बॉब और शार्लेट साथ होते हैं तो उन्हें इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं होती कि पूरी दुनिया उन्हें नहीं समझ सकती। वो एक दूसरे को समझते हैं और उन्हें कोई और नहीं चाहिए। हमें सिर्फ यही जानना जरूरी है कि बॉब आखिरकार खुश है। हम उसे खुश तो देखते हैं, हालांकि ये सिर्फ एक थ्योरी है। पर यहां एक दिलचस्प चीज और है। अगर आप इस स्टोरी में भी टाइम ट्रेवल जैसी चीज देखना पसंद करेंगे, तो एक रेडिटर ने इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने की कोशिश की है। उसके अकॉर्डिंग बॉब शार्लेट का पति ही है जो फ्यूचर से आया है अपनी शादी को बचाने के लिए। पर आखिरकार यह देखने के बाद कि शार्लेट उसके बिना कितनी खुश रह सकती है, वो उसे खुद से अलग करने का फैसला लेता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि फिल्म में चीजें इस तरह से हुई, पर यह एक बहुत ही दिलचस्प इंटरप्रिटेशन है और जाहिर तौर पर चीजों को देखने का एक अनोखा नजरिया है। आइए अब इन दोनों के बारे में एक और सिमिलैरिटी समझते हैं। दोनों किरदारों में कई चीजें कॉमन हैं। उनमें सेम स्टेट ऑफ बीइंग लॉस्ट नजर आती है, बट एट डिफरेंट स्टेजेस इन लाइफ। दोनों बहुत डिप्रेस्ड हैं, इसलिए उन्हें ड्रिंक करते हुए और कॉन्स्टेंटली टीवी देखते हुए दिखाया जाता है। पर सबसे जरूरी चीज ये है कि वो इंसोम्निया यानी नींद ना आने की बीमारी भी शेयर करते हैं। इनका इंसोम्निया ही उनके मिलने का कारण था, क्योंकि वो ऐसे ऑड टाइम्स पर मिला करते थे जब बाकी लोग सो रहे होते थे। इस डिप्रेसिव और इंसोम्नियक स्टेट को अक्सर ओपनिंग सीन के नियॉन लाइट वाले टोक्यो लैंडस्केप और उनके होटल रूम की इवनिंग सीन्स में फैले हुए ब्लू कलर के ग्लो से दर्शाया जाता है। ये ब्लू कलर शायद सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इंसोम्निया का क्योर हैं। बॉब अपनी कार की खिड़की से एक क्लियर नीला आसमान देखता है जो उगते हुए सूरज की वार्म लाइट में घुल रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेटिव महसूस होता है, जैसे कि सनराइज उनकी जिंदगी में आगे बढ़ने की एबिलिटी को सिंबलाइज कर रहा हो। और आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने इस खूबसूरत फिल्म को नहीं देखा है तो आपको इसे जरूर देखना चाहिए।